गुड मॉर्निंग। 11th क्लास अपन डिस्कस कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में, है ना। तो आज अपन नया टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये क्या है ये आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपने हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बच्चों आपने हॉस्पिटल्स के अंदर एक मशीन देखी होगी, एक मॉनिटर देखा होगा जहां पर पी पी करते हुए एक साउंड आती रहती है और एक लाइन के रूप में ग्राफ सा शो होता रहता है। ओके बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और जो ग्राफ आता है जो लाइन के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन शॉर्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन शॉर्ट इसे हम ईसीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीजी। ओके बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? ईसीजी भी कहते हैं। तो ये है क्या? जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये एक्चुअली में हमारी जो हार्ट की जो एक्टिविटी है, हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, उसका ग्राफ है ये। क्या है ये? इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का हार्ट की ग्राफ है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ किया बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले पी जो है, पी शो करता है ऑरिकल्स, राइट और लेफ्ट दोनों जो ऑरिकल्स, दोनों जो एट्रियम हैं, उनके डीपोलराइजेशन को, उनके एक्साइटेशन को, कि जब इंपल्स जनरेट होते हैं तो सबसे पहले दोनों ऑरिकल्स जो हैं हार्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनके, इसे हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन कहते हैं। और क्या होता है? ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो P क्या शो कर रहा है? ऑरिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। ओके, फिर लेते हैं QRS। जो Q है, ये शो करता है कि जो इंपल्स हैं वेंट्रिकल्स में पहुंच गए हैं, अब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है। तो QRS दोनों वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, उनके डीपोलराइजेशन को, उनके एक्साइटेशन को शो करता है। ठीक है, फिर लेते हैं T। जो T है, ये T शो करता है रीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को, वेंट्रिकल्स के डायस्टोल को शो करता है T। ओके बेटा, तो इसको काउंट करके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जो एक इस फिगर को काउंट करके, तो 1 मिनट में ये कितने होंगे? लगभग 72, अप्रोक्स 72 ऐसे जो है पैटर्न आएंगे। आगे बात समझ में? तो जनरली क्या किया जाता है, जब भी किसी पेशेंट को चेस्ट के अंदर पेन होता है, तकलीफ होती है, तो फिर क्या करते हैं? ईसीजी की जाती है। तो उस ईसीजी के अंदर स्टैंडर्ड जो ईसीजी है, अगर एकदम डिटेलिंग करनी है तो उसके लिए तो वो मॉनिटर या मशीन लगी होती है, और उसके द्वारा कई सारे जो वायर्स होते हैं वो चेस्ट के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। तो वो डिटेल ईसीजी होती है। लेकिन जाते ही शुरुआत में एक रेडियो साइज का एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लाते हैं और फिर उससे
वो एक पेपर की स्लिप के ऊपर ईसीजी का ग्राफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर 2 लीड होती है, वो तो दोनों कलाई पर लगा देते हैं और एक लीड जो है लेफ्ट पांव के एंकल पर लगा देते हैं। तो उससे एक स्टैंडर्ड जो ईसीजी है वो पता चल जाती है। तो इस ईसीजी के पैटर्न में अगर कोई भी डेविएशन होता है तो वो हार्ट ट्रबल को शो करता है। तो इससे डॉक्टर्स क्या है, डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, इनिशियल डायग्नोस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों, मैंने देखा है हार्ट अटैक के केसेस में कि जनरली ईसीजी भी ओके आती है, लेकिन बाद में उसका जो दूसरे जो टेस्ट है उसमें जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर ये चेक करने के लिए अच्छा है कि भाई ईसीजी के द्वारा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके बेटा, तो ये टॉपिक समझ में आ गया आपको? एक बार हैंड रेज कर दो सारे, एक बार हैंड रेज कर दो सारे। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट लेते हैं अपन लेते हैं बच्चों ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg and diastolic pressure बच्चों ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इक्विपमेंट है उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इस स्फिग्मोमीटर में जो एक बेल्ट होता है जो लेफ्ट या राइट, जो राइट हैंड है अपना, तो वहां उसको कवर करके फिर उसको मेजर किया जाता है। तो वहां पर जो आर्टरी निकल रही है उसमें ब्लड के प्रेशर को मेजर किया जाता है। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर है क्या बच्चों? जो मूविंग ब्लड है, जो फ्लोइंग ब्लड है आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, तो उसके द्वारा जो वॉल के ऊपर प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। मूविंग और फ्लोइंग ब्लड के द्वारा जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वॉल्स के ऊपर, आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर, दैट इज द ब्लड प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये नॉर्मल होना जरूरी है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर के जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो उस समय जो ब्लड प्रेशर रेज होता है वो एकदम पीक माना जाता है 120 mmHg। ये नॉर्मल है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg है। और जब आर्टरीज रिलैक्स होती हैं तब जो ब्लड का फ्लो है थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये है 80 mmHg। तो एक नॉर्मल जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो 120/80 mmHg रहता है एक नॉर्मल व्यक्ति का, एक हेल्दी व्यक्ति का, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है। अगर इससे ज्यादा रहता है, अगर लंबे समय तक किसी व्यक्ति में 120 से ज्यादा 140, 150 और लोअर जो ब्लड प्रेशर है वो 80 की जगह 90, 100 आ रहा है, तो फिर ये हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज कहलाती है। इसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और इस कंडीशन में क्या है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, ब्रेन्स हैं, उनको डैमेज पहुंचता है, ठीक है ना। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर नुकसानदायक है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का लंबे टाइम तक अगर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 की जगह 90 या 100 आ रहा है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 की जगह 70 या 60 आ रहा है, तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये भी बच्चों हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इसमें व्यक्ति कोमा भी जा सकता है ना, अनकॉन्शियस हो सकता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, तो ये भी बॉडी के लिए हार्मफुल है।
अब बच्चों मैं ब्लड वेसल्स के टॉपिक को ले रहा हूं। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स बच्चों 3 टाइप की हैं, आर्टरीज, सेकंड वेन्स, और थर्ड है कैपिलरीज। ओके, आर्टरीज की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। बच्चों आप भी मेरे साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, और ये भी है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ये जो लेयर है, और ये जो लेयर है ये है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, और ये है ल्यूमेन। बच्चों ध्यान से सुनिए, हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हार्ट से जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक ले जाती हैं।
ठीक है। जब बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन तक आर्टरीज पहुंच जाती है तो वहां पर वो सब ब्रांच होती है आर्टेरियोल्स में, देन फिर और फाइन ब्रांचेज यानी कि कैपिलरीज में ब्रांच हो जाती है। तो कैपिलरीज से जो ब्लड है वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके सेल्स तक चली जाती है। फिर सेल्स और टिश्यूज से जो CO2 रिलीज होती है उसको कैपिलरीज वापस से कंबाइन होके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल्स फिर वेन्स बनाती हैं, और वेन्स सबसे बड़ी वेना केवा में कनेक्ट होती है, और वेना केवा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके आती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 3 टाइप की ब्लड वेसल्स मैं बता रहा हूँ आपको, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। आर्टरीज के अंदर और वेन्स के अंदर, दोनों के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। इन्हें हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर को ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। तो बच्चों ये आर्टरी है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये ट्यूनिका मीडिया है, और ये है ट्यूनिका इंटरना, और ये ल्यूमन है जहां पर ब्लड का फ्लो होता है। अब बच्चों ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया, ये बच्चों कोलेजन फाइबर से, इलास्टिन फाइबर से एंड प्रोटीन से ये बने होते हैं। ठीक है, और ठीक है, सेकंड लेते हैं, जो ट्यूनिका इंटरना है ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स की ये बनी होती है। तो जो ट्यूनिका मीडिया पार्ट होता है आर्टरीज का, वो थिकेस्ट पार्ट है। ट्यूनिका मीडिया इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ आर्टरी। और जो ल्यूमेन होती है आर्टरी के अंदर वो छोटी होती है। डायमीटर ल्यूमेन का, जहां ब्लड का फ्लो होता है वो शॉर्ट होता है, डायमीटर कम होता है उसका। और आर्टरीज के अंदर वॉल्व नहीं पाए जाते। ठीक है, सेकेंड हम लेते हैं वेन्स। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये ट्यूनिका मीडिया है, थिन है, ट्यूनिका मीडिया पार्ट थिन है, और ये बच्चों जो है ट्यूनिका इंटरना पार्ट है, और ये ल्यूमेन है। तो ल्यूमेन जो होता है वेन्स का वो ज्यादा बड़ा होता है, डायमीटर इसका ज्यादा होता है, और इनमें वॉल्व्स पाए जाते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया ये कोलेजन, इलास्टिन फाइबर से बने होते हैं, लेकिन जो ट्यूनिका इंटरना पार्ट है ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स के बने होते हैं। ठीक है बेटा, तो वेन्स के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं, ये फाइन ट्यूब्स हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये सिंगल स्क्वेमस सेल्स की बनी होती हैं, सिंगल लेयर्ड सेल्स की बनी होती हैं कैपिलरीज, जिनसे डिफ्यूजन हो सके। उनके बीच बीच में स्पेस भी होते हैं, तो डिफ्यूजन आसान रहता है कैपिलरीज के द्वारा, इसलिए स्क्वेमस सेल्स की बनी हुई सिंगल एपिथेलियम होती है कैपिलरीज के अंदर। अब मैं बच्चों डिफरेंसेस की बात करूं, बच्चों जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। ठीक है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन टिश्यूज से लाती है हार्ट तक। एक्सेप्शन क्या है कि जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में ले जाती है, ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा आर्टरीज के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया पार्ट है ये सबसे थिकेस्ट होता है, जबकि वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया थिक नहीं होता है, थिन होता है। आर्टरीज के अंदर जो ल्यूमेन है वो उसका डायमीटर ज्यादा होता है, जबकि वेन्स के अंदर जो ल्यूमेन है आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो शॉर्ट होता है, डायमीटर कम होता है। ठीक है, वेन्स के अंदर ल्यूमेन ज्यादा बड़ा होता है, जबकि आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं पाए जाते, वेन्स के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। तो ये बच्चों डिफरेंसेस हैं आर्टरीज एंड वेन्स के। अगर आपको यहां तक क्लियर है ये टॉपिक तो एक बार हैंड रेज कर दो। और ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब बच्चों में हार्ट का कंट्रोल कैसे होता है, हार्ट बीट का या हार्ट की एक्टिविटी का कंट्रोल किस तरीके से होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटी, कंट्रोल या रेगुलेशन भी कह सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी।
ठीक है ना। कंट्रोल की जगह अपन इसको रेगुलेशन लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें बच्चों फर्स्ट मैं लेता हूं मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों अब ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा मैं आपको कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेट होती है। पूजा क्यों हैंड रेस कर रही है? बच्चों देखो, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको, क्लिक कर जाएगा आपके दिमाग में। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसकी जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो इंपल्स सेंड करती है और हार्ट की रेट इंक्रीज हो जाती है, हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट की जो बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। और जो वेगस नर्व्स है ब्रेन की, उनकी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, उनके कारण से भी हार्ट की जो बीट है, हाँ सॉरी बच्चों, हाँ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वेगस नर्व्स की, वो हार्ट की बीट को डिक्रीज करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं। सिंपैथेटिक इंक्रीज करती है नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं वो कम कर देती हैं। सेकंड लेते हैं एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल ग्लैंड का जो मेडुला पार्ट है उसके द्वारा 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, तो जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आपने सुना ही होगा, इन्हें हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब एडवर्स कंडीशंस होती है तब ये हार्मोन निकलते हैं और उस समय हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारी हार्ट बीट को, हमारी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन को ज्यादा ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और हम उस एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लायक बन जाते हैं। आगे बात समझ में? तो एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा हमारी हार्ट की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, रेज हो जाती है, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से जो थायराइड ग्लैंड है उसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये भी एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, तो ये हमारी ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट की एक्टिविटी को रेज कर देता है, हमारी हार्ट की बीट को रेज कर देता है।
ये समझ में आया तो एक बार फिर से हैंड रेज कर दो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल वे में समझाया मैंने आपको। थैंक यू बच्चों। सिंपल वे में मैं समझाता जा रहा हूं और आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए अब अपन फटाफट डिजीज का सेक्शन ले लेते हैं, हार्ट के डिसऑर्डर्स। और इस चैप्टर में अब ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन, लास्ट तक बने रहना बच्चों, क्योंकि आज मैक्सिमम सोचेंगे अपन इसको, जिससे क्या नेक्स्ट वीक में अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। हार्ट डिसऑर्डर्स। सबसे पहले लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकंड लेते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड फोर्थ हम लेते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। फिफ्थ हम लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है। सिक्स हम लेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया बेटा। सिक्स हम लेंगे हार्ट फेल्योर या हार्ट फेलियर। सेवंथ हम लेंगे कार्डियक अरेस्ट और एट्थ डिजीज लेंगे हार्ट अटैक। हाँ, जो ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है कि जो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ज्यादा ऐसी डाइट्स लेते हैं जिससे ब्लड प्रेशर रेज होता है, तो लंबे समय तक अगर किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ना रह के उससे ज्यादा रहे 140, 150, 200, और जो लो डायस्टोलिक प्रेशर है वो अगर 80 की जगह 90 या 100 रहे, तो इससे हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन डिजीज कहते हैं। और इससे बहुत नुकसान है हमारी किडनीज को, हमारे हार्ट को और हमारे ब्रेन को। और कई बार इससे हीमोरेज भी हो जाता है, ब्रेन की जो आर्टरीज या वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती है। तो ये एक हाँ काफी डेंजरस और हार्मफुल डिजीज है। फिर लेते हैं हाइपोटेंशन यानी कि नॉर्मल से ब्लड प्रेशर का लो रहना, नॉर्मल से लो ब्लड प्रेशर रहना। अपर ब्लड प्रेशर जो है उसका 120 की जगह 100 या 90 रहना, और लो डायस्टोलिक प्रेशर का 80 की जगह 60 या 70 रहना। तो ये भी हार्मफुल है। और ये जरूर ये वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है उनका सही से नहीं होने, वेंट्रिकल्स में कोई डैमेज होने की वजह से हो जाता है। तो इससे व्यक्ति अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा में जा सकता है, जनरली चक्कर रहते हैं, वीकनेस रहते हैं। कई बार लो ब्लड प्रेशर की डिजीज
हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से भी हो जाती है, हेल्दी डाइट ना लेने के कारण से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। फिर लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मीन है बच्चों आर्टरीज के अंदर उनकी ल्यूमेन में फाइब्रस टिश्यू का डिपॉजिट होना, फैट का डिपॉजिट होना, ना कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना। तो इससे क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है वो कम हो जाता है और ब्लड की सप्लाई जो होती है रुकने लग जाती है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट लेते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बच्चों आर्टरीज का हार्ड हो जाना, रिजिड हो जाना, स्टिफ हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। हो सकता है ये स्मोकिंग के कारण से हो सकता है, दूसरी जो नशे की चीजें लेने से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, लंग्स के कंजेशन के कारण से, क्योंकि लंग्स के बीच में हार्ट है, चेस्ट में तेज दर्द होना, सॉरी बच्चों, एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट में, सीने में तेज दर्द होना। और ये होता है कि जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, तो हार्ट को तो इस वजह से तेज दर्द होता है सीने के अंदर, इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट का सही से पंपिंग ना करना, वेंट्रिकल्स का सही से पंपिंग नहीं करना, पंपिंग करता है लेकिन सही प्रॉपरली नहीं होता, तो पूरी तरीके से जो ब्लड की सप्लाई है वो नहीं कर पाता, तो इसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब ये हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट से भी अलग है और हार्ट अटैक से अलग है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट का टोटली अनेबल हो जाना, हार्ट का टोटली अनेबल हो जाना ब्लड की पंपिंग के लिए, ब्लड को पूरी तरीके से पंप ना कर पाना, टोटली फेल हो जाना, इसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है बच्चों, बच्चों हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, आप सब जानते हैं, और हार्ट की जो मसल्स है उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कि कभी भी थकती नहीं है। तो हार्ट की मसल्स को भी अपने रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट के बाहर, मान लो ये हार्ट है, उसके बाहर जो वेसल्स है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं और ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन देती हैं, ठीक है ना, तो उन वेसल्स के अंदर कभी अगर ब्लॉकेज आ जाए, तो ब्लॉकेज आने से जो ब्लड है वो पूरा मिल नहीं पाता मसल्स को, और मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं सडन डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स, सडन डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से क्या होना, हार्ट की जो मसल्स है उनका डैमेज हो जाना, इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। आपको बात समझ में आई, ब्लॉकेज की वजह से, वो ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है या कोई भी कैल्शियम है या दूसरे जो सब्सटेंस है उनके डिपॉजिट होने से हार्ट की जो वेसल्स होती है जो मसल्स को सप्लाई करती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों अच्छा, हार्ट अटैक के समय अचानक से लेफ्ट पार्ट में पूरे हाथ में तेज दर्द होता है, सीने में तेज दर्द होता है लेफ्ट पार्ट में, और पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक मैं बता दूं क्या क्या करवाना है अपन को। एक तो लिम्फ करवाना है, लिम्फेटिक सिस्टम को समझाना है जो विद इन 10 मिनट्स में हो जाएगा, और इसके अलावा पोर्टल सिस्टम में समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही इस चैप्टर में। जो रिमेनिंग टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर